हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ ब्रोकन प्रॉमिस का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो वीजिंग था वो एक बोल सकते हैं अनाथ की तरह ही बड़ा हुआ था, क्योंकि जो वीजिंग की मॉम थी वो विंग को छोड़कर जा चुकी थी और वीजिंग बचपन में जिसे लॉयन गगा बोलता था, यानी कि जो उसका वांगजी गगा था, वो भी उसे छोड़कर जा चुका था। बट वांगजी वापस आया, वो भी बहुत सालों के बाद। एंड वीजिंग को उसने पहचाना तक नहीं और न ही वीजिंग ने वांगजी को पहचाना, क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे थे उस टाइम पर। अब जब बड़े हुए हैं तो बहुत ही डिफरेंट हो चुके हैं। वांगजी जैसे मानो वीजिंग को भूल ही गया हो, और वहीं वीजिंग भी हमेशा वांगजी को याद किया करता था, बट वो भूला कभी नहीं था। वीजिंग नहीं जानता कि वो इंसान दिखता कैसा होगा, या मतलब डिफरेंट वो कैसा हुआ होगा, उसे कुछ भी याद नहीं है। बट वीजिंग फिर भी उसका वेट करता है। ऐसे ही वीजिंग जो है वो अपनी शॉप पे काम करके आके सो जाता है। वीजिंग को बुरा तो लगता है कि वांगजी और उसकी जो बोल सकते हैं अब गर्लफ्रेंड हम बोलेंगे लिकिंग, उसने वीजिंग की इंसल्ट की और वीजिंग के कपड़ों पर कॉफ़ी भी गिरा दी और वीजिंग के फेस पर भी गिरी, जिससे थोड़ा सा रैशेस वीजिंग के फेस पर हो गया था। वीजिंग मेडिसिन लेके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग हो जाती है, वीजिंग उठता है, अपने सारे काम करता है, अपने लिए खाना बनाता है। खाना वगैरह अपने लिए बनाने के बाद वीजिंग अपना बैग लेता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। वीजिंग अपने कॉलेज आता है। अपने कॉलेज आने के बाद वीजिंग चुपचाप अपनी क्लास में जाकर बैठ जाता है और यहाँ से शुरू होता है वीजिंग का बुलीनेस। एक बॉय आता है और वो वीजिंग के ऊपर एक जूस की बोतल फेंक के मारता है, जो कि वीजिंग के सर पर लगती है। वीजिंग देखता है उसे और कुछ नहीं बोलता और उस बोतल को वापस उसे करता है और बोलता माफ़ करिएगा, और ये बोलकर अपना सर नीचे कर लेता है। ये देखकर वो बॉय बोलता है, तुम्हें पता है तुम्हारी यही चीज़ तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम ना एकदम पालतू कुत्ते की तरह हो। हाँ, मालिक के सामने बस दुम हिलाते रहते हो। वीजिंग सुनकर भी कुछ नहीं बोलता। एंड इसके बाद वो लड़का देखता है और बोलता है, ओ चलो चुपचाप, हाँ बहुत गंदा हो गया मेरा डेस्क, चलो उसे साफ़ कर दो। एंड ये बोलकर उसके हाथ में जो एक चटनी थी, केचप टाइप का वो बोलेंगे, वो अपने टेबल पे गिराता है और बोलता है चलो चलो इसे साफ़ करो। एंड मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी टी शर्ट से साफ़ करना चाहिए। ओह नहीं नहीं, अपनी यूनिफॉर्म से साफ़ करो तुम। वीजिंग देखता और बोलता मेरे मेरे पास कोई और यूनिफॉर्म नहीं है। तो वो एक स्लैप करता है वीजिंग के फेस पर, बोलता शट आप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये सब बोलने की। वीजिंग चुप कर जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। वहीं वांगजी खड़ा हुआ ये तमाशा देख रहा था और उसे मज़ा आ रहा था। हाँ, वांगजी लोगों को परेशान करने का ही तो काम करता है, या उसकी पर्सनैलिटी यही है। इन सालों में वो बिल्कुल बदल गया है, इसीलिए वो लोगों को परेशान करता है। एंड वांगजी स्माइल करता है और वो अपने डेस्क पर आकर खड़ा हो जाता है एंड देखता रहता है। वीजिंग बोलता है वो मेरे पास, वो बोलता है शट आप, हाँ क्या हुआ क्या हुआ? अगर तुम्हारे डैड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो नंबर 1 बिजनेसमैन है, बट ये मत सोचो कि तुम कुछ भी हो, हमारे आगे तुम कुछ भी नहीं हो। तो चुपचाप जो हम बोल रहे हैं वही करो, वरना तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। वीजिंग डरी हुई आंखों से उन सबको देख रहा था। वीजिंग चुपचाप करके जो बोल सकते अपनी शर्ट थी उसे देखता है और फिर सोचता है कि नहीं, वो अपनी शर्ट से तो साफ़ नहीं करेगा। एंड वो बोलता है मैं अपनी हैंकी से कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो पर्सन देखता है और उसकी नेक को पकड़ता है और बोलता है चुप, एकदम चुप, जो कहा है वो करो। वीजिंग जो है वो चुपचाप उन सभी को देख रहा था और फिर वो अपनी शर्ट को ओपन करने लगता है। तभी क्लास में टीचर की एंट्री होती है और वीजिंग बच जाता है। वो सब अपनी अपनी जगह जाकर बैठ जाते हैं। वीजिंग की डेस्क ख़राब थी, उस पर जूस गिरा हुआ था एंड कुछ लोगों ने उस पर पेपर भी फेंक दिए थे। वीजिंग चुपचाप अपनी जगह को देखता है और फिर टीचर बोलते कि हाँ ये सब क्या गंदगी फैला के रखी है, हाँ जस्ट बिकॉज कि ये स्कूल तुम्हारे फादर ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर डोनेट करते हैं इतना अमाउंट, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मनमानी कर सकते हो? वीजिंग चुपचाप करके बोलता सॉरी सर। एंड वो अपनी जगह आकर बैठ जाता है और धीरे धीरे करके अपनी जो डेस्क थी उसे साफ़ करता है। वीजिंग चुपचाप बैठ जाता है। फिर उसके बाद लीजिंग भी आती है और वो भी देखती है और बोलती है शिट, मॉर्निंग को इसके दर्शन हो गए, आज तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। और ये बोलकर वो मुंह बनाती है और अपनी जगह यानी कि वांगजी की पास वाली सीट पर जाकर बैठती है, क्योंकि अब तो वो वांगजी की गर्लफ्रेंड जो बन गई थी इसीलिए। वीजिंग एक नज़र पीछे की ओर देखता है बट फिर अपने फेस को साइड कर लेता है और क्लास को अटेंड करना शुरू करता है। ऐसे ही करके थोड़ा देर हो जाती है और उनकी क्लास हाफ ओवर हो जाती है। इसके बाद टीचर उन सभी को देखता है और बोलता है नेक्स्ट तुम्हारे एग्ज़ाम्स जो है ना वो शुरू होंगे, ये परमानेंटली नहीं है, बस ऐसे ही टेस्ट हैं, तो तुम सभी को इसमें अच्छे नंबर लेकर आने होंगे। और इसके बाद वो नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। ऐसे ही करके उनकी 1 घंटे के बाद क्लास ओवर हो जाती है और फिर सभी कैंटीन एरिया की ओर जाते हैं।
वीइंग चुपचाप वहीं पर बैठा हुआ था बिकॉज उसके पास इतनी सब चीज़ें नहीं हैं खाने के लिए, क्योंकि कैंटीन एरिया में जो खाना मिलता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसलिए वीइंग चुपचाप अपना लंच बॉक्स ओपन करता है और उसमें से राइस एंड जो उसने सूप बनाया था वो निकालता है, राइस खाता है एंड देन सूप पीता है। उसके बाद वो उठता है और जाकर सीधा पानी पीता है। पानी पीने के बाद वीइंग वापस से अपनी बुक को लेने के लिए वहाँ पर आता है और बुक लेके लाइब्रेरी में चला जाता है और वहाँ पर स्टडी करता है। वीइंग अपना काम ही कर रहा था, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है एंड वीइंग ये आवाज़ सुनकर बोलता, हाँ ये कैसी आवाज़ है। ये जहाँ पर वीइंग बैठा हुआ था वो फॉरबिडन एरियाज़ की ओर था। यहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं आते हैं क्योंकि उन लोगों को बोल सकते हैं कि स्टडी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, और वीइंग वहाँ पर स्टडी करने के लिए आता ताकि कोई उसे बुली ना कर सके। वीइंग ने 15 दिन पहले ये जगह ढूंढी थी और वीइंग के लिए जगह परफेक्ट थी। यहाँ पर कोई नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर ओल्ड बुक्स रखी हुई हैं, इसीलिए वीइंग बैठा हुआ था एंड बस अपने स्टडी को किए जा रहा था। तभी उसे ये आवाज़ सुनाई दी थी। वीइंग इधर उधर देखता है एंड उसे कुछ बुक्स की गिरने की आवाज़ आती है। वीइंग इधर उधर जाकर देखता है और देखकर शॉक, क्योंकि वहाँ पर 2 बॉयज़ थे जो एक दूसरे को किस कर रहे थे। एंड वीइंग तो ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलते ये सब क्या है। एंड वीइंग समझ नहीं पा रहा था 2 बॉयज़ किस कर रहे हैं। आई मीन नॉर्मल है यहाँ पर, बट ये तो लाइब्रेरी है एंड कॉलेज है, तो यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। वीइंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था एंड वीइंग डर के मारे पीछे होने लगता है कि कहीं उन्हें पता न चल जाए। तभी वीइंग का हाथ बुक शेल्फ से टकराता है और एक बुक नीचे गिर जाती है और वो दोनों बॉयज़ पीछे पलट कर देखते हैं और बोलते हैं, हाँ ओ शिट, इसने हमें देख लिया। तो वो दूसरा बॉय बोलता है, ओ देखा ही तो है, क्या बात फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये है यूजलेस, हाँ मिस्टर प्रॉस्टिट्यूट का बेटा। वीइंग को ये सुनकर मतलब बुरा तो लगता है, बट कह सकते हैं ना कि जिसके पास पैसा होता है वो पावरफुल है। वीइंग कुछ भी नहीं था यहाँ पर, इसीलिए वो बोलता आई एम सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। तो वो दूसरा लड़का जाता है और वीइंग के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, ओ अगर तुमने देख भी लिया तो क्या, तुम्हें क्या लगता है तुम जाकर प्रिंसिपल से हमारी शिकायत करोगे। वीइंग बोलता नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। ये सुनकर वो स्माइल करता है और बोलता वेरी गुड, यही करना तुम शिकायत करना चाहो तो भी नहीं कर सकते हो क्योंकि हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। वैसे दूसरा वाला बॉय बोलता है कि एक काम करो ना यार, ये कितना ब्यूटीफुल है, क्यों ना एक बार इसे भी ट्राई करके देखें। वैसे भी ये सब तो आजकल नॉर्मल होता है ना, और तुम्हें काफ़ी अच्छा फील कराएंगे। एंड ये बोलकर वो वीइंग की ओर आगे बढ़ते। वीइंग बोलते कि क्या। तो वो बोलते कि देखो तुम ब्यूटीफुल हो, अगर तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ या फिर तुम हम जो बोले वो करोगे तो फिर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा यहाँ पर। वीइंग बोलता नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वो बोलते कि ओ लगता है कि इसे समझ नहीं आई, हमारी बात समझानी पड़ेगी। एंड ये बोलकर वो दोनों डेविल्स मार देते हैं और वीइंग की ओर आगे बढ़ते हैं। वीइंग पीछे की ओर जाने लगता है, बट वो पीछे की ओर जाता कहाँ। तभी एक बॉय आकर वीइंग को बैग से पकड़ लेता है और बोलता ओ क्या बात है, ओ माय गॉड देखो इसकी वेस्ट। एंड ये बोलकर वो हाथ लगाता है तो वीइंग को डिस्गस्टिंग फील होता है। वीइंग बोलता है क्या क्या करे, छोड़ो मुझे। एंड वो छुड़ाने लगता है अपने आप को, बट वो वीइंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और उसे टाइट करके पकड़ लेते हैं। उनमें से एक बॉय आता है और वो वीइंग के नेक पर स्मेल करता है। वीइंग को ये बहुत अजीब लग रहा था। वीइंग बोलता प्लीज़ ऐसा मत करिए, बट वो लोग वीइंग की एक भी बात नहीं सुनते और वीइंग के नेक पर उसे जना बोल सकते हैं अपने नोज़ को रब करने लगते हैं। वीइंग को इससे बहुत ही डिस्गस्टिंग होता है। वीइंग तुरंत ही पुश करता है, जिनमें से एक बॉय मतलब एक जो लड़का था वो डिसबैलेंस होता है और उसका सर जो है वो बुक शेल्फ पर लगता है और जिस वजह से ब्लीडिंग होने लगती है। एंड वीइंग डर जाता है। वीइंग तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो दूसरा बॉय भी उसकी ग्रिप ढीली हो चुकी थी। उस दूसरे बॉय को देखने के लिए वो चला जाता है। बोलता तुम ठीक हो। तो बोलते कि मुझे लग गई, हाँ मैं ठीक हूँ, बट वो इसकी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये सब करने की। इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाएगा कहाँ, हाँ आज नहीं तो कल इसे पकड़ ही लेंगे और उसके बाद उसका जो हाल करेंगे वो ये सोच भी नहीं सकता है। एंड ये बोलकर वो एक डबल वाली स्माइल देते हैं और फिर वो दूसरा बोलता है कि यार बेबी चलो हम हमारा काम कंटिन्यू करते हैं। एंड ये बोलकर वो दोनों बॉयज़ एक दूसरे को फिर से किस करना शुरू कर देती हैं। वीइंग जो है वो भागते हुए बाहर आता है अपनी बुक को लेकर और उसकी हार्ट बीट फास्ट थी। वीइंग तुरंत ही लाइब्रेरी की ओर जो बोल सकते हैं अपनी क्लासरूम की ओर जाने लगता है लाइब्रेरी से। तभी अचानक से वीइंग के रास्ते में वीइंग के पैर के आगे कोई अपना पैर करता है, जिस वजह से वीइंग डिसबैलेंस होता है और नीचे गिर जाता है और वीइंग के पैर में एक बार फिर चोट लग जाती है। वीइंग देखता है तो वो वांगजी था। वांगजी वीइंग को घूर घूर के देखता और बोलता है कि सच में तुम अगली बॉय क्या कर रहे हो यहाँ पे, और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे मैं चल रहा हूँ, तो तुम क्या कर रहे थे। वीइंग बोलता आई एम सॉरी सर। एंड ये बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वांगजी उसे देखता है और बोलता है डिस्गस्टिंग। वीइंग कुछ भी नहीं बोलता और जाने लगता है। तो वांगजी बोलता रुको, तुम्हें किसने कहा यहाँ से जाने के लिए, हाँ वैसे भी मेरा होमवर्क बहुत हो गया है तो आज तुम मेरा काम करके ला के दोगे। एंड ये बोलकर वांगजी अपना बैग देता है वीइंग को और बोलता है इसमें जितनी नोटबुक्स हैं, आज का जितना काम है और पेंडिंग का जितना भी काम है, यानी कि मेरे 1 मंथ का चुपचाप सारा करके ला के दो।
वीजिंग देखता बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता कि क्या, बट वांग जी बोलता शट आप, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा है और मेरा काम करके लाके दोगे, वरना तुम्हारा वो हाल करूँगा जो सोचा भी नहीं होगा। वीजिंग डर के मारे कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता अब चलो मेरे साथ। ये बोलकर वांग जी उसे घूर के देखता। वीजिंग बोलता पर वांग जी बोलता मैंने कहा ना। वीजिंग डरते हुए चलना शुरू करता है। वांग जी आगे चल रहा था और वीजिंग उसके पीछे। वीजिंग ने अपना और वांग जी दोनों का ही बैग उठाया हुआ था। वांग जी जाता है और देखता है तो एक क्लास उनकी मिस हो चुकी थी, बाकी की क्लास उनकी नहीं थी क्योंकि शेड्यूल में आज उनकी 2 ही क्लासेस थी। वांग जी बोलता है ओह क्लासेस तो ओवर हो गई, चलो हाँ मुझे अपने घर ले चलो। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता कि क्या। वांग जी बोलता हाँ क्यों, चलना नहीं है क्या। वीजिंग बोलता बट वांग जी बोलता मैंने कहा ना। वीजिंग अपना सर नीचे करता और बोलता जी। इसके बाद वांग जी जो है वो बाहर आता है। वीजिंग जो उसकी बाईसाइकिल थी वो निकालता है। वांग जी बोलता व्हाट यू, क्या इस पे। वीजिंग देखता और बोलता मेरे पास यही है। वांग जी बोलता छोड़ो छोड़ो इसे, वैसे तुम मेरी कार में बैठने के लायक नहीं हो, बट मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करवाना है इसीलिए तुम्हें बैठने के लिए बोल रहा हूँ, चलो बैठो इसमें। एंड ये बोलकर वांग जी इशारा करता है। वीजिंग देख रहा था डरी हुई आंखों से वांग जी को। पता नहीं क्यों वीजिंग को वांग जी से अलग ही वाइब आ रही थी। उसे डर भी लग रहा था और पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कुछ गलत नहीं करेगा। वीजिंग अपनी ही कुछ फीलिंग्स के साथ कंफ्यूज था। वीजिंग चुपचाप करके जाता है कार के पास। वांग जी डोर ओपन करता है और इसके बाद वो बैठ जाता है। वीजिंग भी बैठता है और वांग जी भी। वांग जी बोलता है कहाँ है तुम्हारा घर। वीजिंग बोलता वो मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। वांग जी बोलता बताओ। इसके बाद वीजिंग अपार्टमेंट का एड्रेस बताता है एंड वांग जी कार को ड्राइव करता है और वीजिंग के अपार्टमेंट के सामने आकर रुक जाता है। वांग जी बोलता ओह सच में कितनी लो क्लास सोसाइटी में रहते हो तुम। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर वांग जी देखता है उसकी ओर और बोलता है मुझे समझ नहीं आता तुम भले ही कुछ भी क्यों ना हो, बट तुम्हारे डैड तो चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है, फिर भी तुम इतने लो क्लास अपार्टमेंट में। हाँ। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप करके आता अपने अपार्टमेंट के पास और ऊपर की ओर जाता है सीढ़ियों से। एंड जन जाकर फिर अपने रूम जो उसका बोल सकते अपार्टमेंट था उसका डोर ओपन करता है और अंदर आता है। वांग जी देखता है और बोलता है शिट कितना घटिया है, कितना गंदा है। वीजिंग चुपचाप करके आ जाए और देखता है। वांग जी बोलता तो चुपचाप बैठ जाओ और मेरा काम करना शुरू करो, मुझे सोना है। एंड ये बोलकर इधर उधर देखता है। तभी वीजिंग जो है ना वो कुछ भी नहीं बोल रहा था वांग जी को। वांग जी एक काउच देखता है जो कि बहुत ही पुराना सा था। वांग जी बोलता है ओह सच में क्या ही करूँ मैं। वांग जी जाता है और उस पर लेट जाता है और बोलता है जब तक मैं उठूँ मेरा आधा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड ये बोलकर वांग जी आँखें बंद करता है और सो जाता है। वीजिंग देख रहा था इस लड़के को, मतलब क्या है भाई, ऐसे कौन करता है। बट वीजिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वीजिंग चुपचाप करके जाता है वॉशरूम में, अपने आप को क्लीन अप करता है। उसने बैग वहीं पे रख दिए थे और वीजिंग जो है 15 मिनट के बाद शावर वगैरह लेके बाहर आता है और फिर ड्रेसअप होता है, नॉर्मल कपड़े पहनता है और फिर अपनी ड्रेस को देखता है जो कि आज फिर से ख़राब थी। वीजिंग उसे धोने के लिए रख देता है। हाँ वीजिंग के पास कोई मशीन नहीं है, वो अपने हाथों से खुद अपने कपड़े धोता है। वीजिंग उसे रख देता है वहाँ पर और उसके बाद तुरंत ही बाहर आता है एंड देखता है वीजिंग को भूख लगी थी। तो वीजिंग जाता है किचन में और अपने लिए कुछ खाना बनाता है, थोड़ा सा नॉर्मल नूडल्स बनाता है इंस्टेंट पानी वगैरह गिर के। उसके बाद वो तुरंत ही उन्हें लेता है और खा लेता है। वीजिंग फिर उन बुक्स को देखता है और अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि 1 मंथ का काम सच में इतना ज़्यादा, वीजिंग क्या ही करे। वीजिंग चुपचाप करके सारी बुक्स को टेबल पर रखता है और उसके बाद बैठ जाता है काम करने के लिए। वीजिंग पहले अपना काम करता है सारा। अपना काम हो जाने के लिए वीजिंग को सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। हाँ 2 घंटे में वीजिंग अपना काम करता है। उसका काम कंप्लीट था। अब वीजिंग को जाना था शॉप पे। वीजिंग देखता है दूसरी तरफ तो वहाँ पर वांग जी सो रहा था। वीजिंग एक नोट लिखता है कि वो शॉप पे जा रहा है एंड वांग जी की बुक भी लेके जा रहा है ताकि वो वहाँ पर काम कर सके। और अगर वांग जी चाहे उठ जाए तो उसके बाद वो अपने घर वापस जा सकता है। वीजिंग कल तक उसे जितना होमवर्क होगा उतना दे देगा। अगर वीजिंग काम पे नहीं गया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे और वो अपने खर्च कैसे उठा पाएगा। यह सब थोड़ा बहुत नोट में लिख के वीजिंग वहाँ से अपना बैग लेता है, वांग जी की नोटबुक लेता है और निकल जाता है अपनी शॉप के लिए जो उसका कॉफ़ी शॉप था वहाँ पर। एंड वांग जी मस्त पीसफुली सो रहा था। हम देखते हैं यहाँ से 3 घंटे बाद का सीन। 3 घंटे बाद वांग जी अपनी आइज़ को ब्लिंक करता है और धीरे धीरे करके ओपन करता है। वांग जी को काफ़ी अच्छी नींद आई थी। भले ही वांग जी एक बहुत बड़े घर में रहता है, बट उस बड़े से घर में भी उसे वो शांति नहीं मिलती जो उसे एक छोटे से घर में मिली थी, क्योंकि यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं था, एकदम पीस था। भले ही ये सोफ़ा ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था, बट नींद बहुत कंफर्टेबल आई थी। वांग जी उठता है, इधर उधर देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वांग जी बोलता हाँ ये कहाँ चला गया। वांग जी देखता है इधर उधर। अब वांग जी को वीजिंग का ठीक से नाम भी नहीं पता। वांग जी पूरे घर को चेक करता है, बोलता हाँ ये कहाँ मर गया।
एंड वांग जी तुरंत टेबल के पास जाता है क्योंकि वहाँ उसे एक पेपर दिख रहा था जो फोल्ड करके रखा गया था। वांग जी उसे उठाता है एंड रीड करता है और बोलता है ओह है शॉप गया है, चलो कोई बात नहीं, शॉप ओह कल वाला शॉप। वांग जी फिर ये देखता है एंड वो तुरंत ही बाहर निकलता है, डोर बंद करता है और फिर चुपचाप करके अपनी कार में आकर बैठता है। और जैसे ही वो सोचता है कि वो जाएगा बीजिंग की उसी कॉफ़ी शॉप की ओर, बट वो रुक जाता है क्योंकि उसके फ़ोन रिंग करता है। वांग जी अपना फ़ोन देखता है और पिक करता है तो फ़ोन उसके गगा का था, यानी कि लांस सेचन का। वांग जी पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर लांस सेचन बोलते वांग जी कहाँ हो तुम। वांग जी बोलते गगा मैं वो बाहर हूँ। लांस सेचन बोलते वांग जी जल्दी आओ, डैड बहुत गुस्सा कर रहे हैं और मॉम भी। वांग जी बोलता ओके गा ठीक है मैं आ रहा हूँ, ओके प्लीज़ आप डैड को संभाल लेना। ये सुनकर लांस सिचन बोलते हाँ हाँ ठीक है वांग जी बट तुम जल्दी आ जाओ। वांग जी बोलते ओके ओके ठीक है मैं आ रहा हूँ गगा। एंड इसके बाद वांग जी सोचता है कि वादे में जाऊँगा और वो तुरंत ही जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और सीधा कार लैंड मैंशन की ओर चली जाती है। वांग जी अपने मैंशन आता है और सीधा करके अंदर जाता है तो देखता है उसके डैड गुस्से में बैठे हुए थे। वांग जी चुपचाप करके एकदम साइलेंट हो जाता है एंड वो आता है और बोलते डैड लान किरण देखते हैं और बोलते तुम चुप करो एकदम चुप। हाँ तुम कहाँ आवारागर्दी फिरते हो करते हुए। वांग जी बोलता है डैड मैं तो तभी लानी बोलती चुप करिए ना, मेरे बेटे को कितना डांटेंगे आप। ये सुनते ही लान किरण बोलता तुम एकदम चुप करो, मैं इसे जितना सुधारने की कोशिश करता हूँ तुम इसे उतना ही बिगाड़ने पे लगी हुई हो। लानी बोलती है मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। ये सुनकर लायन किरण बोलता ओह तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ ये 3 साल से लगातार एक ही क्लास में पढ़ा हुआ है, तुम्हें लगता है ये अच्छा है। वांग जी बोलता डैड वो तो मैं, लेकिन लायन किरण बोलता शट अप, लगता है मुझे तुम्हारे लिए ही कोई अच्छा सा एक ट्यूटर ढूंढना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें अच्छे से सिखा सके। और अगर तुमने वांग जी इस बार मुझे पता चला कि तुम्हारे एग्ज़ाम्स में पहले ही कुछ टेस्ट हो रहे हैं, अगर तुम्हारा उनमें अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर मैं तुम्हारा जो हाल करूँगा वो तुम सोच में नहीं सकते हो। इस बार तुम्हें मैं यहाँ से इतना दूर भेजूँगा कि तुम कई साल तक वापस नहीं आ पाओगे। वांग जी बोलते नहीं मुझे वापस नहीं जाना। ये सुनकर लान किरण बोलते ठीक है तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। वांग जी चुपचाप करके बोलता ओके ठीक है। इसके बाद लायन किरण बोलता है तुम्हारे लिए अभी मैं अच्छे एक ट्यूटर की बात करता हूँ। ये बोलकर वो अपना फ़ोन निकालते हैं और कॉल करते हैं, बट जैसे उन्होंने कॉल किया था वो कॉल पिक ही नहीं करता। ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं सच में मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यहाँ पर रह के। एंड तुरंत ही लायन किरण वहाँ से निकल जाते हैं अपना कोई काम करने के लिए। वहीं वांग जी जो है वो देखता और बोलता मॉम ये डैड मुझ पर गुस्सा क्यों करते रहते हैं। मैडम लाइन जो है वो बोलती हैं बेटा इट्स ओके तुम्हारे डैड तुम्हारी चिंता करते हैं। वांग जी बोलता ओह चिंता, इतने साल तक मुझे यहाँ से दूर रखा और अब बुलाया भी है तो फिर से मुझे डांट रहे हैं। ये सुनकर वो बोलती हैं अच्छा ठीक है बेटा तुम मुझे बताओ खाओगी क्या। वांग जी बोलता मुझे बस कुछ स्पाइसी सा खाना है। ये सुनकर वो बोलती ठीक है मैं बना के लेके आती हूँ। वांग जी अपनी गगा को देखता और बोलता गगा आप क्यों नहीं बोलते हो कुछ डैड को। ये सुनकर लान सेचन जो है वो बोलते वांग जी मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, सच में तुम ऐसा करते ही क्यों हो। तुम स्टडी क्यों नहीं करते हो अच्छे से। वांग जी बोलता मुझसे नहीं होती गगा, ये बहुत ही बोरिंग होती है। लान सेचन बोलते तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यानी बोलकर वो चुपचाप उठकर वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी मुंह बनाता है और बोलता है सब लोग मुझे स्टडी करवाने पर ही तुले हुए हैं, बट मैं क्या करूँ जब मुझे पसंद ही नहीं है। हाँ वही लान किरण को देखते हैं। लान किरण परेशान हो चुके थे अपने बेटे की हरकतों से, वहीं उन्हें समझ नहीं आता था कि ये वांग जी ऐसा क्यों निकल गया। वहाँ पर उनका एक बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है लान किरण के साथ ही, और उनकी वाइफ भी कुछ मतलब बोल सकते हैं नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो भी काफ़ी अच्छे बिजनेस करती है एंड सभी के सभी इतने जीनियस हैं, बट ये उनका नालायक बेटा एक ऐसा कैसे निकल सकता है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एंड वो ऐसे बहुत ही परेशान थे। तभी वो बोलते हैं कि मुझे एक कॉफ़ी पीनी सेक्रेटरी आगे एक अच्छे से रेस्टोरेंट पे रोक दो। तो वो देखती है और बोलती है कि सर इस रास्ते में और कोई तो रेस्टोरेंट नहीं है, बट हाँ मुझे पता चला एक काफ़ी पुराना कैफेटेरिया है यहाँ पे, वहाँ पर। ये सुनकर लाइन के नाम पता इट्स ओके कोई बात नहीं, जहाँ पर मना करी वहाँ पर प्लीज़, क्योंकि मेरा सर दर्द कर रहा है। सेक्रेटरी बोलती है ओके सर ठीक है। एंड फिर वो ड्राइवर को बोलती है वहीं थोड़ी ही दूर पर एक कैफेटेरिया है वहाँ पर रोकने के लिए। एंड 5 मिनट के बाद ही वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इसके बाद लायन किरण जो है वो बाहर निकलता है कार से और देखता है तो ये एक ज़्यादा बड़ा कैफेटेरिया नहीं था, बहुत ही छोटा सा था। वी यिंग वहाँ पर काम कर रहा था। हाँ जी वी यिंग जहाँ पे काम करता वही है। लायन किरण जो है वो देखते हैं और फिर उन्हें ना ये काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम छोटी सी जगह, पीसफुल वाइब देती है ऐसी जगह। हाँ ये फेमस बहुत था बट काफ़ी बोल सकते हैं कि पीस वाली जगह थी। लायन किरण चुपचाप अंदर आते हैं एंड जो वीजिंग काउंटर पर बैठा हुआ था, जैसे ही वो देखता कोई कस्टमर आया है एंड ऑलरेडी 2-3 कस्टमर वहाँ पर बैठे हुए थे, वीजिंग बोलते वेलकम सर। एंड इसके बाद लायन किरण आते हैं और वो वीजिंग को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हेलो। इसके बाद वीजिंग बोलता है सर आप क्या लेंगे। लायन किरण बोलते कि बस एक कॉफ़ी, मेरा सर दर्द कर रहा है। ये सुनकर वीजिंग बोलता ओह अच्छा आपका सर दर्द कर रहा है, ओके ठीक है मैं आपके लिए स्पेशल कॉफ़ी लेके आता हूँ अंकल। ये सुनकर लायन किरण बोलते ठीक है बेटा।
वीजिंग की स्माइल इतनी प्यारी थी। लायन करण ये स्माइल देखकर ना मतलब बहुत अच्छा फील करते हैं। अगर वीजिंग की कोई स्माइल देख ले तो उसका दिन ठीक बन जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग तुरंत ही जाता है और जाकर वो कॉफ़ी रेडी करने लगता है। एंड 15 मिनट के बाद लायन करण के सामने एक कॉफ़ी रखी हुई थी। वीजिंग देखता है और बोलता है एंजॉय सर। एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और फिर जाकर बैठ जाता है। लायन करण जैसे ही कॉफ़ी का सिप लेते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी थी कि वो मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे कुछ भी। वीजिंग देखता है और स्माइल आ जाती है उसके फेस पर, क्योंकि वीजिंग देख रहा था कि वो अंकल जो अभी आए हैं वो कितना रिलैक्स होकर कॉफ़ी पी रही हैं। और यही तो होता है ना, जब आपके हाथ की बनाई हुई चीज़ किसी को पसंद आ जाए तो बहुत अच्छा फील होता है। और सेम वीजिंग के साथ भी यही था। वीजिंग चुपचाप करके बस थोड़ी देर वेट करता है एंड लायन करण कॉफ़ी पीता है और उसकी जैसे कि मानो टेंशन ही चली जाती है। वीजिंग आता है और बोलता है सर आपको कॉफ़ी अच्छी लगी? वीजिंग को वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ बच्चा बहुत अच्छी लगी। वैसे तुम्हारा नाम? वीजिंग बोलता है मेरा नाम वीजिंग है। वो बोलते हैं ओह अच्छा नाइस नेम। वीजिंग देखता है और बोलता है इसके बाद वो बोलते हैं कि बच्चा क्या तुम यहाँ कितने टाइम से हो? वैसे तुम तो कॉलेज स्टूडेंट लगते हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, वो मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। ये सुनकर वो बोलती वाह क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो, अपना खर्चा खुद उठाते हो। वीजिंग बोलता है हाँ मैं खुद ही उठाता हूँ अंकल। वो बोलते हैं चलो बैठ जाओ। वीजिंग बोलता बट वो बोलते हैं इट्स ओके बैठ जाओ। वो क्या है कि मेरा थोड़ा सर दर्द कर रहा था, बट तुम्हारी कॉफ़ी पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाते हो। वीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच अंकल। वो बोलते वैसे और बताओ तुम्हारी स्टडी वगैरह? वीजिंग बोलता मेरी स्टडी काफ़ी अच्छी है। वो बोलते हैं ओह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो तुम अच्छी स्टडी करते हो। वीजिंग बोलता है अंकल आपको पता है मैंने ना अभी एक बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, आप देखना चाहेंगे? ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बच्चा। वीजिंग तुरंत ही भाग कर जाता है एंड वो अपना बैग में से एक स्केच बुक निकाल कर लेकर आता है। बोलते ये देखिए। एंड ये बोलकर वो दिखाता है। लायन जैसे ही देखते हैं तो वो शॉक और बोलते बेटा सच में ये तुमने बनाई है? वीजिंग बोलता हाँ मैंने बनाई, क्यों अच्छी नहीं है? नहीं। लायन करण बोलते ये बहुत अच्छी है बेटा, ये बहुत अच्छी है, सच में तुम आगे जाकर बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। वीजिंग देखता होता थैंक यू सो मच अंकल। एंड इसके बाद लायन करण बैठ कर बस देख रही थी। वीजिंग बोलते मैं आपकी एक और कॉफ़ी लेकर आऊँ? लायन किरण सुनते और बोलते हाँ बिल्कुल बच्चा। लायन किरण को ना मज़ा आ रहा था वीजिंग के साथ बात करने में, एक टीनेजर बॉय के साथ उसके न्यू ख्यालों को जानना, तो ये बहुत ही डिफरेंट था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लायन किरण वीजिंग की हर एक स्केच को हर एक चीज़ को देखते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। वीजिंग जो है वो उनके लिए एक और कॉफ़ी लेकर आता है और लायन किरण फिर से एक और कॉफ़ी पीते हैं और वो बातें कर रही थी। वीजिंग फिर उन्हें देखता है सब चीज़ें और लास्ट में वीजिंग के कुछ वहाँ पर मतलब जो बोल सकते हैं एग्ज़ाम के रिजल्ट्स थे। लायन किरण बोलती ये क्या है? वीजिंग बोलता ओह वो मेरे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट हैं, मैंने इसी में लगा के रखे हैं। वो बोलते कि ओह अच्छा। जैसे वो देखते हैं और बोलते हैं व्हाट, सच में बेटा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। वीजिंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलती है व्हाट, तुम हर सब्जेक्ट में 100+ लेकर आ रहे हो बेटा, ओ माय गॉड मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम टॉपर हो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके लास्ट तक, ओ माय गॉड। तुम कॉलेजिंग कर रहे हो ना अभी? वीजिंग बोलता है हाँ मैं फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा। ये सुनने के बाद लायन किरण बोलते वाओ तुम बहुत अच्छे हो बेटा, काश तुम्हारे जैसा ब्रिलियंट बेटा मेरा होता। वीजिंग उन्हें देखता है और पहली बार कोई वीजिंग की तारीफ़ कर रहा था, क्योंकि जो भी कोई होता है वो वीजिंग को बस ताने ही मारता है, बट पहली बार ऐसा था कि कोई वीजिंग की तारीफ़ कर रहा था, तो वीजिंग को बहुत अच्छा लग रहा था, उसके फेस पर स्माइल आ रही थी। लायन किरण वीजिंग के सारे रिजल्ट्स को देखने के बाद बोलते हैं सच में तुम जीनियस हो बच्चा, एंड ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हर सब्जेक्ट में 100+ लेकर आना, वाओ तुम बहुत ग्रेट हो। वीजिंग बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अंकल। एंड तभी लायन किरण एक आइडिया आता और बोलते हैं बेटा क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं तुम्हें एक ऑफ़र दे रहा हूँ। देखो तुम यहाँ पर काम करते हो तो मतलब इसका है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। वीजिंग सोचता है और बोलता हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो लायन किरण बोलते क्या तुम बच्चा मेरे बेटे को स्टडी करवाओगे? यानी कि वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में है एंड जो सब्जेक्ट तुम्हारे पास है सेम वही उसके पास है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ट्यूशन दो, ट्यूटर बन जाओ उसके। वीजिंग बोलता मुझे पढ़ाना नहीं आता सर, वो मैं। लायन किरण बोलते हैं इट्स ओके बेटा, देखो मैं तुम्हें इतना चार्ज करूँगा। वीजिंग देखता रहता $300, तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल $300। वीजिंग सोचता है अगर वो पूरे महीने भी यहाँ पर अगर दिन रात काम करे ना तो भी उसे $300 नहीं मिलेंगे। $300 बहुत ज़्यादा होते हैं। वीजिंग को यहाँ पर सिर्फ 1 मंथ का स्टूडेंट होने की वजह से सिर्फ $50 मिलते हैं और 300 वो भी मंथली। ओ माय गॉड। वीजिंग उन्हें देखकर बोलते क्या क्या सच में आप मुझे इतना पे करेंगे? तो वो बोलती कि हाँ बिल्कुल बेटा मैं तुम्हें इतना पे करूँगा, बस तुम्हें मेरे लायक बेटे को पढ़ाना है। वीजिंग बोलता वो मैं। तो लायन किरण बोलते इट्स ओके बेटा कोई बात नहीं।
एक काम करो, तुम ये मेरा कार्ड रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम ये काम कर सकते हो। वैसे मैं अपने बच्चे के लिए ट्यूटर ढूंढ रहा था, बट मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा बेस्ट रहोगे, क्योंकि एक तो तुम उसकी एज की हो और दूसरा तुम उसे मतलब चाइल्डहुड होते हो ना, मतलब एक जैसी उम्र के होते हैं। हाँ मेरा बेटा मुझे लगता है तुमसे थोड़ा सा बड़ा है, बट तुम उसे अच्छे से संभाल पाओगे। कभी नॉलेज जो है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है, एज मैटर नहीं करती है। मुझे लगता है कि तुम परफेक्ट हो। वीजिंग बोलता है मैं सोचूंगा, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है। ये सुनकर वो बोलते हैं इट्स ओके बेटा, कोई बात नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम पढ़ा सकते हो तब ओके। तो मैं तुम्हें सोचने का टाइम दे रहा हूँ एंड मैं तुम्हें एक दिन का टाइम देता हूँ। अगर कल शाम तक तुमने इसी टाइम मुझे कॉल कर दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम ट्यूटर करने के लिए रेडी हो, ठीक है। वीजिंग बोलते ओके एंड वो वीजिंग को अपना कार्ड देते हैं पर्सनल, जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होता है, जिसमें लाइन करने का पर्सनल नंबर होता है। वीजिंग वो ले लेता है और बोलता है कि ये मेरे पर्सनल फ़ोन का नंबर है, ठीक है। वैसे ये तुम किसी को मत देना, शायद तुम जानते नहीं हो मुझे। वीजिंग बोलता नहीं, तो बोलते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं बेटा। वीजिंग बोलता है ओके थैंक यू सो मच अंकल। वो बोलते हैं ओके एंड इसके बाद लैंड करें वहाँ से चला जाता है वीजिंग को बाय बोल के। वीजिंग उसे देखता है और फिर सोचता है अगर वो दिन रात भी इस कॉफ़ी शॉप में काम करेगा सच में, तो भी उसे इतना तो डॉलर नहीं मिलेगा। और वीजिंग अपने कपड़ों को देखता है जो कि बहुत ही ख़राब हो चुके थे, वीजिंग की हालत। और वीजिंग अपनी बुक्स वगैरह के बारे में भी सोचता है जो कि उन बच्चों ने ख़राब कर दी थी, और आए दिन वो ऐसा करते रहते थे। और वीजिंग को बहुत बार जो है ना यहाँ पे एक मंथ में ही मार भी पड़ चुकी है, क्योंकि वीजिंग के पास उसकी बुक्स नहीं होती थी। इसीलिए बुक्स होती थी बट ये लोग ख़राब कर देते, और उसका वो डैड उसे कुछ पैसे नहीं देता है। अगर देता भी है तो वीजिंग को पता नहीं है। वीजिंग बहुत पहले ही अपना वो घर छोड़ चुका है। वीजिंग बस चुपचाप यही सब सोचते हुए अपने वहाँ का काम ख़त्म करता है और कॉफ़ी शॉप चलाने के साथ साथ वीजिंग अपना जो वांगजी था उसका काम भी करता है। ऐसे ही वीजिंग को काम करते हुए पूरे जो है ना वो टाइम हो जाता है उसका। वीजिंग चुपचाप अपने घर आता है। घर आकर फिर से वीजिंग अपने घर को देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वीजिंग समझ जाता है कि वो चला गया होगा। वीजिंग फिर चुपचाप करके सारा घर का काम करता है। ज़्यादा काम तो नहीं था, वीजिंग के घर को ख़राब ही कौन करेगा। वीजिंग चुपचाप करके अपने खाना बनाता है, फ्रेश अप होता है और इसके बाद चुपचाप करके स्टडी लगभग 3 घंटे स्टडी करता है, और उसके बाद जब थक जाता है तो सो जाता है। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग होती है, वीजिंग फिर से अपने काम वगैरह करता है, फ्रेश अप वगैरह होके अपने लंच बॉक्स को रेडी करके बैग पैक करता है और निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी को। वांगजी भी अपनी बाइक से बिल्कुल स्टाइलिश वे में चलते हुए आज अपने वापस से कॉलेज आता है। वांगजी आता है और देखता है तो वीजिंग खड़ा हुआ था एंड बस वो चुपचाप करके अपने नोटबुक को लेते हुए अपने क्लासरूम की ओर ही जा रहा था। एंड तभी लीजिंग आती है और बोलती है वांगजी, एंड वो तुरंत वांगजी को हक करती है। वांगजी भी उसे हक बैक करता है और देखता है, और लीजिंग बोलती है ओह शिट, ये मनुष्य फिर आ गया, मुझे इसे सबक सिखाना है। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही जाती है एंड फिर से वीजिंग के ऊपर वो जो उसके हाथ में जो उसकी एक बॉटल थी उसका ढक्कन ओपन करके पूरा का पूरा सर के ऊपर वीजिंग के डाल देती है, और वीजिंग शॉक एकदम फ्रीज हो जाता है। वीजिंग वांगजी की जो बुक थी उस पर कुछ नोट कर रहा था एंड वो बुक नीचे गिर जाती है, और वीजिंग के ऊपर से होता हुआ वो सारा का सारा जूस उस नोटबुक पर गिर जाता है। एंड वीजिंग दिखता है और शॉक वीजिंग बोलते है ये, एंड वीजिंग टर्न करता है तो लीजिंग देखती है और बोलती है कि ओ हाँ सो डिस्कस्टिंग। एंड वो वीजिंग को देखती है। वीजिंग बोलती है ये क्या किया। वो देखकर बोलती है हाँ क्या किया, क्या क्या किया, बस जो वेस्ट था वो फेंक दिया मैंने। कूड़ादान तो मतलब इसीलिए होता है ना, हम वेस्ट मटेरियल डाल सके। वीजिंग बोलता तुम, एंड ये बोलकर वो आगे बढ़ता है एंड इस वजह से जो वीजिंग था उसका पैर स्लिप होता है, और वीजिंग जो हाथ आगे किया था उसने वो सीधा जो लीजिंग थी उसकी फेस से टच हो जाता है। एंड ये देखकर लीजिंग का पारा हाई, वो बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ, एंड इससे पहले कि वो वीजिंग को मार पाती तभी वहाँ पर जो उनकी क्लास या बोले कि उनकी जो रिंग थी वो बजना शुरू हो जाती है, यानी कि इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने क्लास में चले जाएं। एंड वीजिंग बच जाता है। लीजिंग घूर के देखती है और वीजिंग तुरंत ही भाग जाता है। वीजिंग तुरंत ही भाग कर क्लासरूम में आ जाता है। एंड थोड़ी ही देर के बाद जब इससे पहले लीजिंग आती वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। लीजिंग पूरा टाइम बस घूर घूर के देख रही थी। लीजिंग बोलती वांगजी उसने मुझ पर हाथ उठाया, तुम उसे सबक नहीं सिखाओगे। वांगजी बोलता ओ उसे, ठीक है। एंड ये बोलकर वांगजी जो है वो उसे देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। ऐसे ही करके जो है ना वो उनकी क्लास ओवर होती है। वीजिंग क्लास ओवर होने के बाद तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है एंड वांगजी देख रहा था। वांगजी जो है वो चुपचाप करके वहाँ से उठकर चला जाता है एंड वीजिंग उन सभी के जाने के बाद छुपा हुआ था वो वापस से क्लासरूम में आता है और अपना टिफिन ओपन करता है और खाने लगता है। तभी वांगजी आता है और बोलता है मेरी होमवर्क की हुई नोटबुक मुझे वापस दो। वीजिंग डरती हुई आंखों से देखता है वांगजी को। वांगजी बोलता है मैंने कहा मेरी बुक दो। लीजिंग बोलता वो सॉरी, वो उस पर जूस गिरा दिया लीजिंग ने।
ये सुनते ही वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी बोलता है, ओह अच्छा, तो तुम तो बहुत ही बड़े कामचोर निकले, लगता है तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। हाँ, वीजिंग बोलता सॉरी, वो मैंने गलती से नहीं की। वांग जी बोलता शट अप, हाँ चलो इसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें दे के रहूँगा। एंड ये बोलकर वो एक क्रिपी एंड डबल वाली स्माइल देता है। वीजिंग जो है वो चुपचाप करके देख रहा था। वांग जी फिर स्माइल करता है एंड बोलता है इसकी पनिशमेंट तो मैं बाद में दूंगा। और ऐसे ही करके उनकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं। वांग जी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ जाता है। और ऐसे ही उनकी सारी क्लासेस ओवर होती है। वीजिंग तुरंत अपना बैग उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, बट आगे वीजिंग की लीजिंग आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है ना 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 बिल्कुल नहीं, कहाँ भाग रहे हो तुम, हाँ भागने की कोशिश कर रहे हो बट मुझे नहीं लगता। फिर वो अब दो बॉयज़ को इशारा करती है और बोलती है इसे लेकर चलो। वीजिंग बोलते क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो, बट वो लोग वीजिंग का मुंह पकड़ते हैं और उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं। वो वीजिंग को ऊपर वाला जो रूम था वहाँ पर लेकर आते हैं, जो स्टोर रूम था वहाँ पर लाने के बाद वो वीजिंग को फेंक देते हैं नीचे फ्लोर पर। वीजिंग देख रहा था। इसके बाद वो लोग डोर बंद करते हैं और आते हैं वीजिंग के पास एंड वीजिंग को देखते हैं। लीजिंग बोलती है इसे इतना मारो कि ये अपने आप की शक्ल तक नहीं पहचान पाई। एंड इसके बाद वो लोग वीजिंग को मारना शुरू करते हैं। वीजिंग को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। उसके स्टमक पर, उसके फेस पर, उसकी हर एक जगह पर निशान पड़ रहे थे। एंड तभी डोर ओपन होता है और वांग जी अंदर आता है एंड देखता है। लीजिंग बोलती है वांग जी देखो मैं इसे सजा दे रही हूँ। वांग जी देखता और बोलता ओह नाइस, ठीक है। एंड इसके बाद वांग जी जो टेबल पड़ी हुई थी पुरानी सी उस पर जाकर बैठ जाता है एंड देखता रहता है। वीजिंग बस मार खा रहा था और उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं गिर रहा था, क्योंकि वीजिंग इनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। वीजिंग चुपचाप मार खाता जा रहा था और ये लोग वीजिंग को मारते जा रहे थे। वीजिंग की बॉडी पर बहुत ही निशान बन चुके थे। एंड वांग जी वीजिंग की आंखों को देखता है जिसमें एक अजीब सी चीज़ थी। वांग जी ने पहली बार वीजिंग की आंखों में देखा था एंड वांग जी को एक अजीब सी सेंसेशन फील हुई। वांग जी वीजिंग की उन आंखों को देखता है जो कि उससे बोल रही थी प्लीज़ स्टॉप दिस। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और बोलता रुक जाओ। एंड वीजिंग देखता है एक नज़र भर के। वीजिंग की बॉडी पेन में थी, वो हिल भी नहीं सकता था, बट वीजिंग बस चुपचाप करके लेट पड़ा हुआ था। वो उन लोगों से मतलब ये भी नहीं बोल रहा था कि बस करो। वीजिंग कुछ नहीं बोल रहा था, वो मारे जा रहे थे। वांग जी देखता और बताया आज के लिए इतना काफ़ी है। लीजिंग बोलती बट मैं इसी तब तक मानना चाहती हूँ, ये मुझसे भीख ना मांगे। वांग जी बोलते मैंने कहा ना। इसके बाद लीजिंग चुप हो जाती है। वांग जी उठकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि वांग जी से ये सब देखा नहीं जा रहा था। उसे अजीब सा पहली बार फील हुआ, कुछ अजीब सा। वांग जी चुपचाप वहाँ से अपनी बाइक को लेकर निकल जाता है। लीजिंग देखती रह जाती है और बोलती है हाँ सड़ने दो उसे वहीं। एंड वीजिंग थोड़ी देर के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। रात के जो है ना वो 10 बज चुके थे और स्लोली वीजिंग की आइज़ ओपन होती है। वीजिंग देखता है वो तो मैं एंड वीजिंग की बॉडी इतना दर्द कर रही थी कि वो हिल भी नहीं सकता था। वीजिंग की पूरी बॉडी में हर जगह दर्द था।